शुरू करिए डॉक्टर साक्षी। Good afternoon, everybody. I, Dr. Sakshi Gupta, Organizing Secretary, Delhi Homeopathic Medical Association, welcome all of you to the 62nd webinar come CME for the month of May 2021. DHMA is the oldest and mother association of all the homeopathic associations, and we since beginning हम हर मंथ के लास्ट संडे को CME ऑर्गेनाइज करते हैं. लाइक बिफोर लॉकडाउन इट वाज ऑलवेज इन पर्सन, बट अभी जो है एवरी मंथ वी ऑर्गेनाइज दिस वर्चुअल मीटिंग, एंड ऑन एवरी सेकंड संडे ऑफ द मंथ हमारा एक वेबिनार होता है, ऑल्दो दैट इज ओनली फॉर द मेंबर्स, बट जो हमारा CME है दैट इज ओपन फॉर ऑल, और ये अभी फेसबुक पे लाइव चल रहा है. सो आई वेलकम ऑल द अटेंडीज जो जूम पे हैं, फेसबुक पे हमारे इवेंट को अटेंड कर रहे हैं. एंड फॉर द membership, if you wish to become member of DHMA, you may contact us directly through Facebook, Instagram, our website dhma.in. आप हमें कॉल भी कर सकते हैं. So today let's begin. I ask our president sir, Dr. Y Singh sir, हमें permission दे so that we can start our webinar for today. थैंक यू डॉक्टर साक्षी. गुड आफ्टरनून सर. सबसे पहले तो आज की इस मीटिंग में मेरा सबको नमस्कार. हमारे पैटर्न सर डॉक्टर VP सिंह, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर अवनीत कौर, वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर योगेंद्र त्यागी, डॉक्टर श्वेता सिंह, हमारे जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर दीपक शर्मा, कार्यकारिणी के सभी सदस्य, आज के हमारे स्पीकर डॉक्टर श्वेता सिंह, डॉक्टर नूपुर और उपस्थित सभी सदस्यों का आज DHMA की मंथली मीटिंग एवं 62वीं वेबिनार में मैं डॉक्टर युधिष्ठिर सिंह आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं. कोरोना काल में हमारी ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी डॉक्टर पूनम गर्ग एवं और भी कई साथी इस दुनिया को छोड़ के चले गए. मैं उन सबको अपनी श्रद्धांजलि देता हूं और संवेदना व्यक्त करता हूं. ईश्वर उन सभी को अपने चरणों में स्थान दे एवं उनके परिवार को इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे. DHMA में कुछ पद रिक्त चल रहे हैं. एक मैं सूचना दे रहा हूं कि DHMA में कुछ पद रिक्त हैं. DHMA की कार्यकारिणी में एक पद है ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी का, एक पद एग्जीक्यूटिव मेंबर का है और एक पद स्टूडेंट कोऑर्डिनेटर का. इस पर थोड़ा डिटेल जानकारी विस्तार से डॉक्टर दीपक शर्मा आपको बताएंगे. आप जो भी इन पदों पर आने के लिए इच्छुक हों अपना नाम डॉक्टर दीपक शर्मा को दे सकते हैं, लेकिन अंतिम निर्णय कोर कमेटी में किया जाएगा. आज की वेबिनार का टॉपिक है नेट्रम ग्रुप एंड इट्स क्लिनिकल एक्सपीरियंस, और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे पास आज दो स्पीकर हैं, डॉक्टर श्वेता सिंह और डॉक्टर नूपुर. आज आप दोनों स्पीकर का एक बार मैं फिर स्वागत करता हूं और आज की वेबिनार के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं. धन्यवाद. Dr. Sakshi, Hanji sir, let me introduce our speakers to you. We have two speakers, our very own integral part of DHMA, Dr. Shweta and Dr. Nupur. Dr. Shweta, she is MD homeopath and she is a PhD scholar. She is the branch head of Orbit Clinics Nangal Raya and assistant professor in JRK Homeopathic Medical College in Rohtak. She is vice president of Delhi Homeopathic Medical Association and she is also working as chief administrator in KAHA USA. And Dr. Nupur, she is joint secretary with DHMA and she's consultant at Orbit Clinics IP extension, and she's also working as a volunteer in KHA USA. So I welcome both of you and wish both of you very good luck. So let's begin. Thank you, ma'am. Good evening, all. तो आज हम नेट्रम ग्रुप के बारे में जानेंगे और नेट्रम ग्रुप के क्लिनिकल एक्सपीरियंस के बारे में जानेंगे. Am I audible?
Yes, Dr. Nupur, please continue. ओके, तो नेत्रम ग्रुप बहुत ही सुना नाम है और बहुत डेली प्रैक्टिस में बहुत जल्दी यूज करते हैं हम लोग और काफी कॉमन है, बट हम शायद कुछ चीजें मिस कर जाते हैं कभी कभी कुछ चीजों को लेते हुए। सो लेट्स बिगिन। ये हमारा सबसे अच्छा और एसेंशियल मिनरल है, साथ में ही इलेक्ट्रोलाइट भी है, ठीक है। ये इसका जो फीचर है, जिस तरीके से ये दिखता है, वो सॉफ्ट सिल्वर व्हाइट मेटल है और हाईली रिएक्टिव है, symbolized by Na and atomic number is 11. So physical properties इसकी हैं, ग्रुप ए को ग्रुप 1 को बिलोंग करता है, जिसको हम लोग एल्कलीज मेटल्स भी बोलते हैं। इसके इस ग्रुप के ही सभी जितने भी ग्रुप हैं, ग्रुप के मेटल्स हैं, उनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर होती हैं फिजिकली और केमिकली। जैसे ये सॉफ्ट होते हैं, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, लो डेंसिटी होता है, डेंसिटी लो होने के कारण ये वाटर पर फ्लोट करता है। इसके तीन शेल्स में होते हैं। फर्स्ट जो इनर शेल होती है उसमें दो वैलेंसी होता है, देन 8 वैलेंसी होता है, आउटर शेल में 1 वैलेंसी होता है, और ये एक कैटायन है जो पॉजिटिवली चार्ज्ड है। ये अकेला ही आउटर शेल में रोटेट करता रहता है और इसलिए ये हाईली रिएक्टिव है। अकेला घूमते रहेगा, उसको कुछ भी चीज समझ नहीं आएगा, वो अकेला बाहर की तरफ में घूमता रहेगा, उसको चाहिए कि हाँ किसी के साथ जाके कंबाइन हो जाए। तो इतना हाईली रिएक्टिव के कारण इसको हम लोग नेचुरल फॉर्म में नहीं रहता है, इसको हम लोग पैराफिन ऑयल या केरोसिन ऑयल में हम लोग इसको स्टोर करते हैं अगर ये ओरिजिनली उसमें है। इसकी एक खासियत है कि ये सबसे ज्यादा कोस्टल एरिया या फिर सी एरिया में पाया जाता है, जो हमारा सोडियम है, और सोडियम कंपाउंड सबसे ज्यादा NaCl के रूप में पाया जाता है। हम लोग उससे ही इसको सेपरेट करते हैं। नेक्स्ट प्लीज मैम। इसका फिजियोलॉजिकल नेचर अगर हम जाने तो इन ह्यूमन बीइंग इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है एक सेल को जनरेट करने के लिए। लाइक अगर हमारा एक सेल ऑर्गेनाइज हुआ है और 2 सेल मिला है, उसके बीच के जब हमें न्यूट्रिएंट्स को उसके आयंस को हमें अगर ट्रांसफर करना होता है, तो वो हमारी बॉडी में सोडियम और पोटेशियम ये दोनों के पंप चैनल से हमारे आयंस एक्सचेंज होते हैं। जैसे सोडियम क्या करता है कि सोडियम अंदर आता है सेल के और पोटेशियम जो करता है वो सेल से बाहर जाता है। इसका सबसे मेन रोल रहता है ऑस्मेटिक प्रेशर में, ऑस्मेटिक प्रेशर को रेगुलेट करता है। सबसे ज्यादा ये पाया जाता है हमारा लिम्फेटिक सिस्टम्स में और ब्लड वेसल्स में। सोडियम का एक और खास है कि हमारा रीनल सिस्टम के साथ इसका बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, ठीक है। इसका रीनल सिस्टम में हमारा ये कंट्रोल करता है एल्डोस्टेरॉन से, जो कि एक एड्रिनल ग्लैंड से रिलीज करता है, कंट्रोल करता है पिट्यूटरी ग्लैंड का पोस्टीरियर पार्ट, और इसको कंट्रोल कर रहा है हमारा हाइपोथैलेमस। तो जितना भी हमारा अगर सोडियम रिलीज होता है वो सबसे ज्यादा यूरिन के थ्रू जाता है या फिर हमारे स्वेटिंग के थ्रू जाता है। इसका जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है वो हमारा प्लाज्मा, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड और CSF में है। नेक्स्ट प्लीज। तो जैसे ही सोडियम अगर बहुत ज्यादा हो जाए अपने बॉडी में, तो सबसे पहला जो प्राइम सिम्टम होता है उसमें एडिमा आएगा, हमारा हाइपरटेंशन होगा, हमें कार्डियक अरेस्ट आएगा, क्योंकि ये सेलुलर सोडियम पोटेशियम पंप को रेगुलेट कर रहा है, साथ में हमारा अपना रीनल सिस्टम में भी वर्क कर रहा है, और रीनल सिस्टम अगर प्रॉपर नहीं करेगा तो एडिमा जाहिर सी बात है आएगी,
ठीक है, डेफिशिएंसी जब हो जाती है तब हमें क्या फील होता है, हम लोग बहुत वीक फील करते हैं, हमें हेडेक होगा, हमें ऐसा लगेगा कि हम बस केवल लेटे ही रहें, हमारा ब्लड प्रेशर बिल्कुल डल चला जाएगा, हमें डिजीनेस होगी, हमें चक्कर आने लग जाएगा। मस्कुलर क्रैम्प्स का मेन कॉज भी सोडियम डेफिशिएंसी की वजह से होता है। और अगर आपको बहुत ज्यादा स्वेटिंग हो रही है, स्वेटिंग के थ्रू हमारा सोडियम रिलीज हो रहा है, तो सोडियम उसके थ्रू भी बाहर अच्छा खासी मात्रा में जाता है। नेक्स्ट प्लीज। हमारे पास लगभग होम्योपैथिक मेडिसिन में 65 मेडिसिन से ऊपर रेमेडीज हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें कुछ नाम मिसिंग है, पर जो जितने भी बोल्ड कर रखा है, नेट्रम आर्स, नेट्रम काप, नेट्रम आयोर, नेट्रम फॉस, नेट्रम सल्फ, ऑरम म्योर नेट और नेट्रम म्योर, ये हमारी बहुत फ्रिक्वेंटली यूज करने वाली मेडिसिन है और हम लोग डेली लाइफ में हम लोग इनको यूज करते ही हैं। सबसे ज्यादा नेट्रम म्योर, एज नेट्रम म्योर का जो है हमें सी या कोस्टल एरिया में हमें मिलता है। नेक्स्ट प्लीज। तो मेन स्फीयर ऑफ एक्शन इसका कहाँ कहाँ एक्ट कर रहा है? सबसे ज्यादा ब्रेन में सीएसएफ में, नर्व सेल, नर्वस सिस्टम में, क्योंकि मस्कुलर क्रैम्प्स वगैरह को भी ये देखता है और डेफिशिएंसी की वजह से करता है। हेड में सबसे कॉमन चीज होता है नेट्रम ग्रुप का कि उसका हेडेक। म्यूकस मेम्ब्रेन अपने कोराइजा या फिर कैटरल कंडीशंस में भी बहुत अच्छा एक्ट करता है। जीआईटी एज म्यूकस मेम्ब्रेन का ही पूरा आउटलेट है। स्किन। नेक्स्ट। तो फीलिंग, नेट्रम की फीलिंग कैसी होती है? जैसा मैंने अभी बताया कि वो एक अकेला ही आउटर शेल में रोटेट कर रहा है, ठीक है, उसको चाहिए कि वो किसी के साथ जाके कंबाइन हो जाए। तो वो ये सोचता है कि आई एम सेपरेट बट हु आई एम, ठीक है, वो ये सोचता है कि मेरी कोई आइडेंटिटी नहीं है क्या, मैं अकेला ही ऐसे रोटेट करता रहूंगा, मुझे भी तो किसी के साथ बाइंड होना है, ठीक है। दिस इज माइन नॉट योर्स, दैट्स योर्स। यहाँ पर ये एक कंफ्यूज स्टेट में भी इंडिकेट कर रहा है कि ये मेरा है, ये तुम्हारा नहीं है, या इसका वाइस वर्सा भी, ये तुम्हारा है, तुम ही रख लो, कोई नहीं, ठीक है। हु इज गोइंग टू टेक केयर ऑफ मी? सबसे पहले उसको ये हो जाता है, अकेला जब फील करता है कि यार अब तो मैं अकेला हूँ, मुझे कौन बचाएगा, कौन करेगा, कहाँ से मुझे हेल्प मिलेगी? हु इज गोइंग टू अंडरस्टैंड मी, नो मी, नो माई आइडेंटिटी, फॉर हुम आई एम? वो कॉन्स्टेंटली ये चीज सोचता है कि यार मैं कहाँ, मेरी क्या, मुझे कोई समझ नहीं पाएगा, मैं अपने आप को खुद नहीं समझ पाऊंगा, मेरी आइडेंटिटी क्या है और मेरा क्या पर्पस है, मैं अपने जॉयज और सॉरो किसके साथ शेयर करूंगा? पर्सन। और मैं कैसे रहूंगा अकेले? सबसे ज्यादा इसको डर लगता है कि हाँ ठीक है, मैं अकेले कैसे वो करूंगा। जैसे हम लोग देखते ही हैं काफी सारे चीजों में कि हाँ हम लोग अकेले कभी चलें तो हमें बहुत डर लगने लग जाएगा। तो आगे की जितने भी फिजिकल जनरल मेंटल्स हैं और पर्सनालिटी है वो मैम बताएंगी। मैम, ओवर टू यू। Thank you, Dr. Nupur. And so let's start about the physical makeup and mental makeup of natrums. So as the physical makeup, the natrimure patient, we see basically they are greatly emaciated. Emaciation is so much, they are so lean, thin. No remedy is more hungry than this remedy, but losing flesh. They are eating well, but they are losing their flesh. So there is great emaciation, and emaciation is always from above downwards. You can see collar bones जो होती हैं natrum patients की, वो बहुत prominent दिखेंगी. The neck is looks scrawny, एक सुराही की तरह, पतली सी गर्दन. But the lower part, the hips and lower limbs remain plump and round.
You can compare this remedy here with Lycopodium also, because there is also upper part emaciated and lower part is semi-dropsical. But you can compare this remedy in the mentals or some other physical journals. So the natrums are light-haired persons. They are pale. The skin is pale, waxy, shiny look, as if greased. Skin sometimes looks dry. They're withered and shrunken. The infants looks like a little old man. They are sometimes lazy, like in natrum carb, because carbonicum is there, carb is there. So they can be lazy, like sulfur, natrum sulf. They can be lazy, both mentally and physically. Now the mental makeup, they are full of love. They are extremely romantic. They are loving. They are caring. They are very humble personalities. They are too much loyal to their partners, very open-minded. They are very much closed to their relations, their family members, their friends, or to those they love. They are dedicated to their relationship. They're so much full of love. They unable to control their affection and can even fall in love with a married man. जहाँ पे affection मिला वहाँ हो गए. And she knows that it is very unwise, it is foolish behavior, but they still lies awake in their love with that person. So जो problems है natrum group की, they comes from this unrequited love, this affection. This brings on the complaints of natrum group. अब इतना अफेक्शन है, इतने रोमांटिक है, इतनी फीलिंग्स और इमोशंस से भरपूर नाट्रम म्यूर है, बट अगर वहां इफ देयर इज सम डिसअपॉइंटमेंट ऑफ लव, फिर कैसे इरिटेबल हो गई, फिर कैसे एक वो शाउट करती है या क्वारलसम है, क्यों? सो there is disappointment of love, and which will give rise to this feeling of rejection. Natrum, अगर हम जैसे डॉक्टर नूपुर ने बताया सोडियम के बारे में, तो इट इज स्पेशली अगर मैं नाट्रम म्यूर की बात करूं, इट इज सॉल्ट. सो सॉल्ट अगर आप एटमॉस्फेयर में रखेंगे तो इट यूजुअली एब्जॉर्ब द मॉइस्चर. They have the tendency to absorb moisture. Likewise, natrums, they absorb these feelings, this disappointment, this feeling of rejection. They retain it. And finally, they have fear of this rejection. अब जो भी लवर है या जो भी जिससे वो बहुत ज्यादा अफेक्शनेट है, वहां से अगर वहां से डिसअपॉइंटमेंट मिला, इफ दैट पर्सन डिचेस हर, तो क्या होगा? there will be they develop the feeling of rejection. Now they have that fear of come into new relationships. They disconnect themselves emotionally. They create a wall around themselves, जहां पे अब किसी भी न्यू पर्सन की, न्यू रिलेशनशिप की एंट्री नहीं है. देयर इज चेंजेबिलिटी. जो नाट्रम म्यूर इतनी रोमांटिक, इतनी लवेबल और सक्सेसफुल, चीयरफुल लड़की थी, आफ्टर दिस रिजेक्शन, आफ्टर दिस फीलिंग ऑफ रिजेक्शन, there is changeability in her emotions. That access of love, care, affection, that kindness, that humbleness, कुछ भी अगर गलत हुआ, so that's it, that's enough. Now you will see the opposite emotions of natrum म्यूर in extremes. जहां love था, you will get a feeling of hatred. Sympathy थी,
there is cruelness. Cheerful थी, now she become quarrelsome. जहाँ पे laughter था, वहाँ depression. जहाँ वो जिससे अटैच्ड है वहां पे अपनी फीलिंग्स शेयर करिए, शी इज एन एक्सट्रोवर्ट. वहां आफ्टर दिस डिसअपॉइंटमेंट और सम ह्यूमिलिएशन or something, she became introvert. She doesn't want to talk now. There is variation in her emotions. There are mood swings. जरा सा भी कहीं ट्रिगर हुआ, she will break down, she will burst out in anger, there will be shouting. So the person become very unstable, there is imbalances in her emotion. यहाँ पे अगर हम बात करें इग्निशिया, बहुत ही कॉन्ट्राडिक्टरी रेमेडी है, जहाँ पे जो अगर कोई सीरियस बात होगी वहां लाफ्टर आएगा, जहाँ लाफ्टर वाली चीज होगी वहां रो पड़ेगी. कॉन्ट्राडिक्टरी सिम्टम्स, एंड देयर इज सडन सच डिसअपॉइंटमेंट और सडन शॉक और समथिंग, sudden stressful thing is there, we can think of ignitia. When there is acute disappointment or such thing, acute cause, अभी हुआ है कोई इंसिडेंट, उसकी वजह से अगर पेशेंट आपको डिप्रेशन में मिल रहा है, और इस तरह के कॉन्ट्राडिक्टरी, एज इग्निशिया इज फुल ऑफ कॉन्ट्राडिक्टरी सिम्टम्स, we can think of ignitia. But in some cases where ignitia doesn't work and there is a lot of depression, there is a lot of such symptoms, then maybe that thing is very deeper into the organism. Then you can think of the chronic of ignitia, that is natrum. So now disappointment aa gayi, then there is silent grief. Ignitia patient जब आपके पास आएगा, there will be what we say, I forgot the name, but there will be, जब वो बात करेगा, there will be sighing, रुक रुक के बात करेगा, and बीच बीच में there will be sighing. But natrum patient, there is silent grief. जो भी कुछ हुआ वो सब रिटेन कर लिया. She will not share. She have retained all the feelings to herself. She won't discuss. She don't like to discuss. She is very sensitive. She is very emotional, but she keeps everything inside. But they nurture the negative feelings, those negative emotions. Silent grief. They want to be alone. They desire solitude. There is aversion to company. They will sit alone. Whenever something happened to natrum patients, you can judge it by the facial expression that something is going wrong, something is not going well. They are sad, they look melancholic. It is there in their expression, but they don't want to show it directly. But we can indirectly see that emotion, that grief. Now the brooding. They constantly dwells on the past events. They never forget it. अगर बहुत सालों पुरानी भी कोई ऐसी बात हुई होगी ना, they will never forget. हर कुछ महीनों में, हर कुछ दिनों में, they will think about it. They will think about that there were thoughts. They will think about that humiliation, that disappointments, those hurtful feelings. They will recall. It is there in their thoughts. They will think about it again and again and again. वो कभी नहीं भूलते.
They want to ventilate their feelings. बहुत ज्यादा क्लोज फ्रेंड्स नहीं होते, बट जो होते हैं जिनसे वो बहुत क्लोज होते हैं, जिनसे वो बात कर पाते हैं, 1 or 2, they don't want solution, but they want to ventilate their feelings. They will talk about that same thing hundreds of times. They just want to ventilate. And if any little trigger is there, the emotions will be out on the surface. They become sad, they become depressed, they want to cry. So बार बार एक ही बात को डिस्कस, सेम चीज कुछ दिनों बाद फिर से डिस्कस होगी. So this is brooding. They constantly think about the past events. It is there in their mind. Now they get easily hurt. छोटी छोटी बातों पे गुस्सा, रोना, बहुत जल्दी हर्ट हो जाते हैं. Now because of that, defense mechanism develops because of that disappointment. Defense mechanism क्या होगा? In the defense, वो क्या कहेंगे कि ना मैं तुम्हें हर्ट करूं और ना तुम मुझे हर्ट करो. I don't want to hurt, but I don't want you to hurt me. They're very open-minded. जियो और जीने दो. And अगर उसी में हम बात करें वो डिसअपॉइंटमेंट की, ये रिटेनमेंट की, उसके बाद क्या इमोशन आएगा? They will be weeping. All this ends into weeping. But natrums, they don't want to cry in front of others. They never cry in front of others. They get into a room, they lock the room, then they will cry. Then alone. कोई बात होगी, बाथरूम में जाएंगे, they will get into the bathroom, they will lock the bathroom and वहां पे बैठ के रोएंगे. They don't like to cry in front of others. Consolation aggravate. Now they are sad, they will sit alone, they will think, they will brood, they will weep. But consolation aggravates natrums. You will get into a mess if you console natrums. They don't like to be consoled. Never ever make an effort to give consolation or sympathy to natrums. Otherwise, you will be fired. They hate consolation. If you console natrums, they will become irritable. They will become violent. They will become mad about it. They will express it in lot of anger, shouting is there. So it will always, the consolation always aggravates natrums. The only healer is the time. You just leave them alone. They will gradually get better. But on the other side, if you see in pulsatilla, they are better by consolation. But in natrums, if you console, you will see unexpected, unpredictable reaction. That loving natrum will behave something else or completely different. Now they are introvert. They, as I told you, that whenever something happens, because of that disappointment, because of that bad past event, they create boundaries around themselves.
They don't allow a new person to come into their life. सालों बीत जाते हैं. Because there is that feeling of rejection. She don't want to get rejected. She's avoiding it. This is the defense mechanism. But the natrons are not indifferent, like sepia or like conium, who disconnect themselves with the loved ones. They don't want to interact with their whom they love before. It is not, that feeling is not there. If indifference is not there in natrons, but they are introvert. They don't make new friends because उनको ये feeling आती है कि जितना हम new friends बनाएंगे, जितना हम बाहर social होंगे, जितना interact करेंगे, उतने जो hurt होने के chances हैं वो ज़्यादा है. इसलिए just to avoid hurt होना पसंद नहीं. They have 1 or 2 close friends जिनसे वो discuss करेंगे, जिनके साथ उन्हें अच्छा लगेगा. They are not like Lachesis or Phosphorus, जिनके खूब सारे friends होते हैं. They are so much social. There is a feeling they are cautious. They are closed. Whenever a natrum patient comes to you, they answer. They don't tell many symptoms. When you ask a question, they will tell it, and they are monosyllable. They won't explain it. They will answer yes, no. That's it. They take time to open up. They avoid eye contacts. They discuss things with reluctance. So अगर first time पे कोई natrum patient आपके पास आ गया और आप इस तरह से पीछे पड़ गए, सारी हिस्ट्री अगर आज ही ले लेनी है, एंड अगर गलती से आपने उसको कंसोल करना शुरू कर दिया, बीइंग काइंड, बीइंग अगर गलती से कंसोल कर दिया, गलती से सिंपैथी दे दी, तो it will be worse. They will never come back to you again. One more thing in this introvert and the silent grief, natrum patient, अगर हम natrum patient कभी भी directly, मैंने बताया कि नहीं show करेंगे कि उनके साथ कुछ गलत चल रहा है, they have those negative feelings, और छोटी सी चीजें उनकी जो negative emotions and all, but indirectly आपको दिख जाता है उनके face पर, उनके expression पर. On the other side, अगर हम इसी को कंपेयर करें ऑरम ग्रुप से, ऑरम से, so ऑरम पेशेंट्स में क्या, they are also silent, but आपको वहां पे डायरेक्टली इनडायरेक्टली नहीं पता चलेगा कि they are depressed. They won't show it. They look happy always. So this is the difference, aurum and natrums. The natrums are pessimistic. They are किसी भी चीज में they think negative about it. किसी का भी positive side लेना, it's not easy for them. कोई भी बात होगी, they are negative. पहले negative part सोचेंगे, after that positive आया तो आया, otherwise नहीं. They are pessimistic. They are negative about the future and the things. Now music, they like music. Music make them sentimental. Sometimes music aggravates their condition. They are artistic. Natromure are very artistic patients. They love painting, drawing. They are creative.
they are not never on time. They are not punctual like Kali group. They never reach on time. They are always late. And even they don't bother about it. So this is the mental makeup of natrons. And one more thing, जैसे कि डॉक्टर नूपुर ने भी बताया था, natrons are image conscious. So ये सब तो कुछ हो रहा है, but image conscious बहुत है. कहीं भी जाना है, कहीं भी कोई भी बात है, बस मैं ठीक लग रहा हूँ या नहीं. कहीं मुझसे कोई पब्लिक इवेंट है, कहीं मुझसे कोई गलत मैंने कुछ गलत तो नहीं बोल दिया. दे आर वेरी इमेज कॉन्शियस. बड़ा सोच के बोलेंगे, अपनी एक इमेज, अच्छी इमेज बनाकर रखना चाहेंगे, चाहे वो लुक्स में कह लो. दे वेरी इमेज कॉन्शियस. लाइक हल्के से बाल खराब हुए तो दे विल से बाल तो ठीक है ना, कहीं भी जरा सा बाहर जाना है, बाल तो ठीक है ना बेटे. So they want to be in a good images. This is all about the mental makeup of natrons. And over to you, Dr. Nupur. थैंक यू मैम. मेंटल मेकअप में कुछ चीजें और भी हैं, जैसे मैम ने बताया कि ग्रीफ है, वीपिंग है, ये सारी चीजें के साथ उसको ट्रेवलिंग का भी बहुत शौक है. उससे पूछो कि कहाँ जाना है, या मुझे कहीं पर भी लेके चलो, बस मुझे लेके चलो, मुझे कहीं बाहर जाना है, खुली हवा में जाना है. एग्रीड मैम? Yes, Dr. Nupur. हाँ ठीक है. एलिमेंट्स, अब उसको दिक्कत किस किस चीजों से होती हैं. सबसे पहले जैसा वो कोस्टल एरिया पर है तो नॉर्मली ऑक्सीडाइज जल्दी हो जाता है. मॉइस्चर, जैसे मैम ने बताया कि वो जैसे ही बाहर रखो तो मॉइस्चर आ जाता है. मॉइस्चर बिकॉज ऑफ हीट, मॉइस्चर कंटेंट और बाकी जो रेजेस हैं उससे बिल्कुल मॉइस्चर करके उसको लगेगा और उससे उसको दिक्कत होने लग जाएगी एक सर्टेन टाइम में. जैसे मैम ने सारा चीज कर लिया है मेंटल में, ग्रीफ, डिसअपॉइंटमेंट, एंगर, जिन सारी चीजों से उसको इतनी तकलीफ होने लग जाती है कि वो अब नहीं समझ पाता कि मैं करूँ तो करूँ क्या. उसके इमोशंस इतने हाईली सप्रेस्ड होते हैं कि उसको कुछ भी बोलो, दे आर लॉस्ट. मतलब उन्हें नहीं समझ में आएगा, कहीं जाके बैठ जाएंगे, उन्हें ये नहीं पता चलेगा कि अच्छा ये भी है, अपार्ट फ्रॉम अपने नेचर से. उसको इतना सोचेगा, जैसे इतना सोचेगा, उसका मेंटल स्ट्रेन इतना ज्यादा हो जाएगा कि उससे उसको दिक्कत होने लग जाएगी, चाहे वो जीआईटी से हो या किसी स्किन पर आ जाए, कुछ भी हो जाए. यस, इंजरी हम इंजरी को काफी टर्म्स में ले सकते हैं. जैसे इंजरी को हम अगर बात करें तो मेंटल इंजरीज भी होती हैं, ट्रोमैटिक इंजरीज, मैकेनिकल इंजरीज. वो सारा इसको टॉर्चर करता है, वो सोचता रहता है अपनी पिछली बातों में, जिससे कि वो और दुखी मन और सब चीज होके सारी तकलीफ लेके आ जाता है. नेक्स्ट स्लाइड मैम. तो हम बात करते हैं हेड की. तो नेट्रम ग्रुप का मेन, जैसे पहले भी बताया कि हेडेक बहुत कॉमन है, बहुत ही कॉमन है. आपके नेट्रम ग्रुप में कहीं ना कहीं प्रीवियस हिस्ट्री में हेडेक मिल जाएगा. तो नेट्रम आर्स का जो हेडेक रहता है, उसको ऐसा लगता है कि उसके दिमाग में है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, खाली है, वो हवा में रह रहा है. उसको इतना ज्यादा लगेगा और वो जैसे ही अपना सर घुमाएगा तो उसको चक्कर आ जाएंगे. कंफ्यूज रहता है, सर में भारीपन रहता है, ऐसा लगता है कि अब है ही नहीं, सर ही नहीं है, उसको खालीपन इतना ज्यादा लगता है. देन हम नेट्रम कार्प की बात करें तो उसमें डलनेस सबसे उसमें डलनेस बहुत ज्यादा है, कंफ्यूजन है
और जो उसका हेडेक है वो सन से है, इनको सन से है। हेलो, उसका जो हेडेक हो रहा है वो सन एग्रावेशन है, और जैसे ही अपने सर को भी हल्का सा घुमाएगा तो उसको हेडेक महसूस होगा। नेत्रम म्यूर बहुत ही शानदार पर्सनैलिटी है ये तो इसका जो रहता है, इसका हेडेक डलनेस रहेगा, हैवीनेस रहेगा। इसका स्पेशली जो हेडेक है वो वर्टेक्स हेडेक है। वर्टेक्स में उसको बर्निंग जैसा स्ट्रेन होगा। पेशेंट आके सीधे बोलेगा कि हाँ मैम मेरे यहाँ पर, डॉक्टर साहब मेरे यहाँ पर दर्द हो रहा है, और कॉन्स्टेंटली बोलेगा जलन सी लगती है, आँख सी लगती है, आप बस ठीक कर दो। तो हम उस समय नेत्रम म्यूर सोच सकते हैं। उसको हम अगर समझाएंगे भी सही, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, बट वो कंफ्यूज रहता है और वो इसी चीज को बोलता रहेगा कि नहीं आप मेरी सुनते नहीं हो, आप ऐसे हो। तो ये एक नेत्रम म्यूर की हेडेक है। नेत्रम फॉस, नेत्रम फॉस में ऐसा लगता है कि उसको डलनेस है, डिजीनेस है कि अभी गिर जाएगा, जैसे ही खड़ा होगा या फिर घूमेगा तो वो गिर जाएगा। उसको इतना ज्यादा है, उसका हेडेक भी बिल्कुल उसके आंखों के पास से आंख आउटबिट वाले एरिया से बिल्कुल पेन स्टार्ट होगा और पूरा पीछे की तरफ जाएगा। और उसको साथ में पूरी बॉडी में गर्मी सी लगेगी। नेत्रम सेल्फ का जो हेडेक होता है वो स्पेशली रीडिंग और स्ट्रेनिंग की वजह से है। जैसे ही वो प्लीज आप ना दो वॉइस कर रही हैं, तो या तो आपने लैपटॉप और मोबाइल दोनों को ऑन कर रखा है, ऐसा तो नहीं है कि एक को स्विच ऑफ कर दूंगी? वॉइस डबल आ रही है। अभी सर? हाँ अभी ठीक है। तो जो नेत्रम सेल्फ का जो हेडेक है वो बेसिकली रीडिंग से, आईज स्ट्रेनिंग से सबसे ज्यादा होता है। और जैसे ही उसको स्ट्रेन होगा उसका पर्स्पिरेशन भी बहुत मार्क्ड रहता है नेत्रम सेल्फ की पर्सनालिटी में, और उसको गर्म लगेगा। जैसे नेत्रम म्यूर में हमें जलन सी लग रही थी, इसको केवल गर्म लगेगा, हीट सेंसेशन होगी उसके वर्टेक्स पे, और ऐसा लगेगा कि हेड दो में डिवाइड हो रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड मैम। मैम अब हम बात करते हैं रेस्पिरेटरी की। रेस्पिरेटरी नोज टू लंग्स पूरा इसमें कवर कर रहे हैं। तो रेस्पिरेशन का इसमें ड्राइनेस है, मतलब पूरे म्यूकस मेम्ब्रेन में उसको ड्राइनेस महसूस होगी इन जनरल। तो नेत्रम आर्स की अगर हम बात करें तो नेत्रम आर्स में उसकी जो स्मेल है, और नेत्रम ग्रुप की एक और खासियत है कि उसको टेस्ट और स्मेल नहीं आता। तो नेत्रम आर्स और नेत्रम म्यूर में ये थोड़ा मार्क्ड है। तो पेशेंट को ऐसा लगता है नेत्रम आर्स के कि नाक बिल्कुल जाम सी हो गई है, उनको ऐसा लगता है कि ब्लो करने का होगा, और स्पेशली ये रात के समय लगता है। जैसे ही वो लेटेगा और वो सुबह तक उसको ऐसा लगेगा कि हाँ नोज बिल्कुल स्टफ सी हो गई है, और उसको जब भी सांस लेना होगा तो वो अपना मुंह खोल के लेगा। इसके जो डिस्चार्जेस होते हैं वो येलो थिक होते हैं और टफ होते हैं। ठीक है, उसको बार बार ऐसा लगता है कि मेरे गले में कुछ आ रहा है, पोस्टीरियर नेयर से उसको ड्रॉप्स जाते हैं, और उसको बार बार ऐसा लगता है कि मुझे क्लीन करना पड़ेगा, और वो क्लीननेस ड्राई कफ में लेके फिर आता है। उसको ऐसा लगता है चेस्ट में कि उसको
टाइटनेस सी है, उसको अपर चेस्ट में सबसे ज्यादा इन्फेक्शन रहता है। ऐसा लगता है कि उसको हाँ जब भी खांसेगा तो हाथ को ऐसे सपोर्ट करके कि हाँ अब फिर कफ करेगा। ये हमारा नेट्रम आर्स है। नेट्रम कार्व, नेट्रम कार्व का भी है कि नोज ऑब्स्ट्रक्ट रहता है, बट ऐसे स्टफ वाली फीलिंग नहीं आती, ऑब्स्ट्रक्ट होता है बट ठीक है। जैसे ही कुछ अगर डिस्चार्जेस हो जाए तो थोड़ा रिलैक्स उसको लगता है। उसको कोराइजा होता है, उसको खांसी छींके सबसे जल्दी आने लग जाती है। ऐसा होता है कि हर दूसरे दिन में उठा तो उसको खांसी आने शुरू हो जाएगी या छींके आने शुरू हो जाएंगी। उसके इसके जो डिस्चार्जेस होते हैं वो थिक ग्रीन येलो कलर के होते हैं। और जो इसका कफ है, कफ या कोराइजा है, वो इसका जैसे इसको पसीना आने लग जाएगा तो बोलेगा कि हाँ मैं अब बिल्कुल मस्त हूँ, बिंदास हूँ। इसमें जब ऐसा कुछ भी नहीं होता तो उसको वायलेंट कफ आने शुरू हो जाते हैं जैसे ही वो कमरा चेंज करता है अपना। जैसे ही वो कोल्ड से हॉट टेम्परेचर में मूव करा तो उसको एकदम से बहुत जोर जोर से खांसने लगता है। ठीक, बात करते हैं हम नेट्रम म्यूर की। नेट्रम म्यूर में नमनेस है, ठीक है, उसको ऐसा लगता है कि नाक बिल्कुल ही पूरी बॉडी में नमनेस उसको ऐसा सेंसेशन होती है। ठीक, लॉस ऑफ स्मेल है, टेस्ट है, ऑब्स्ट्रक्शन है और ड्राइनेस है। इसमें ड्राई कोराइजा रहता है, स्पेशली मॉर्निंग के समय, मतलब कभी कभी मॉर्निंग के समय रहता है, अदरवाइज को पूरे दिन में कभी कुछ ऐसा नहीं महसूस होगा। और जब भी इसको कफ होगा तो रेटलिंग साउंड हमें सुनाई देगा जब हम ऑस्कल्ट करेंगे। और जो उसको पेन सा लगता है कि भारीपन, क्योंकि सप्रेशन ही इतना ज्यादा है तो नेट्रम म्यूर अंदर ही अंदर अपने आप को घुटन सा महसूस करता है और उस घुटन की वजह से उसको चेस्ट में टेंशन सी महसूस होती है जिससे उसको पेन महसूस होता है। नेट्रम कॉज की बात करें तो इसको बहुत कोराइजा रहता है, कैटरल पूरा कंडीशन है, ठीक है, बट जब ये ब्लो करता है तो इसके डिस्चार्जेस बहुत कम आते हैं। ये हल्का सा भी पानी पिएगा तो इसको कफ होना शुरू हो जाएगा और ऐसा लगता है कि है ही नहीं, मतलब अपर बॉडी पार्ट में, चेस्ट में है ही नहीं, कुछ लग ही नहीं रहा उसको। स्पेशली जब वो कुछ भी खाना खा ले उसके बाद उसको दिक्कत होनी शुरू हो जाती है इसमें। नेट्रम सेल्फ में कोराइजा with obstruction of nose which scarcely permits respiration। इसमें स्पेशली ब्लीडिंग होती है नोज से जब फीमेल की अगर बात करें तो बिफोर एंड ड्यूरिंग मेंसेस नोज से ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाती है और जैसे ही मेंसेस स्टॉप होता है तो वापस आ जाता है। शॉर्ट ब्रीथ व्हेन वॉकिंग, शॉर्ट ब्रीथ व्हेन वॉकिंग ग्रेजुअली, मतलब जैसे वो वॉक करना शुरू करता है उसको अच्छा लगता है और जैसे इसको भी बहुत वीकनेस सी लगती है, ऐसा लगता है कि इसमें भी कुछ नहीं है, तो अपने दोनों हाथ से चेस्ट को होल्ड करेगा कि हाँ अब मतलब उसको महसूस अच्छा लग रहा है, मतलब प्रेशर से इसको थोड़ा एम्बुलेट कर रहा है। नेक्स्ट स्लाइड में डिजायर एंड अवर्जन। नेट्रम का सबसे मेन है, जैसे नमक ही है, नमक, हम लोग नमक की ही बात करते हैं जब भी हमारा नेट्रम ग्रुप आता है तो हम हमेशा सोचते हैं कि NaCl बहुत कॉमन है इसीलिए और इजीली मिलता भी है। तो नेट्रम ग्रुप का सबसे कॉमनेस्ट डिजायर होगा कि उसको सॉल्ट की डिजायर होगी, नमकीन की डिजायर होगी, सबसे ज्यादा वो तेज नमक खाने वालों में से रहेगा। नेट्रम पार्ट में मेंशन नहीं है पर इसमें कॉमन यही चीजें हैं कि अपना नॉर्मल उसको नमक बहुत ज्यादा पसंद है। नेट्रम कार्व की बात करें तो उसको ठंडा पानी चाहिए, कुछ भी चीज हो जाए उसको ठंडा पानी चाहिए, स्पेशली रात के समय जब वो डिनर करे तो उसके बाद उसको ठंडा पानी चाहिए। नेट्रम ग्रुप में एक और है कि वो दूध मिल्क इंटॉलरेंस है, वो मिल्क को किसी भी फॉर्म में नहीं ले सकता, तो ये जैसे ही मिल्क लेता है तो उसको कॉन्स्टिपेशन हो जाता है या फिर डायरिया हो जाता है। नेट्रम म्यूर की बात करें तो इसको एसिड पसंद है, अपार्ट फ्रॉम साल्ट उसको एसिड की भी सबसे ज्यादा रहती है। इसको एवर्जन है फैट से और मिल्क से। नेट्रम फॉस की बात करें तो इसको हाईली डिलीशियस फूड चाहिए, उसको ऑन द स्पॉट चाहिए कि हाँ सब चीज मिले, सब चीज खाएगा, हर किसी चीज से कोई दिक्कत नहीं है। बट सबसे ज्यादा उसको बियर,
अल्कोहल, एग और जितने भी सीजनल चीजें होती हैं या जो बहुत स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस वाली चीजें होती हैं, नेट्रम फॉस को बहुत पसंद है ये, बट ब्रेड और बटर टॉलरेट नहीं कर सकता, वो नहीं लेता, अगर लेगा तो उसको तुरंत दिक्कत हो जाएगी। नेट्रम सल्फ को ठंडे कोल्ड ड्रिंक्स की डिजायर होती है। नेक्स्ट स्लाइड। तो स्किन बहुत कॉमन है, म्यूकस मेम्ब्रेन के बाद हमारा स्किन का लेयर आता है, और इसमें भी जैसे म्यूकस मेम्ब्रेन में ड्राइनेस कॉज कर रहा है, स्किन का भी इसका बहुत मार्क्ड है कि स्किन बिल्कुल ड्राई रहेगी। तो नेट्रम मास का हम देखते हैं तो इसमें स्क्वामस इरप्शंस होते हैं, स्केल्स होते हैं, वो भी थिन और वाइट। जैसे ही उस स्केली उसको रिमूव करेंगे तो वहां पर रेडनेस हो जाएगी, और वो रेडनेस के बाद उसमें इचिंग होना शुरू हो जाएगा, और ज्यादा होने पर सुहागा हो जाता है कि वो एग्रावेशन करता है जैसे वो एक्सरसाइज करे या फिर गर्म चीजों से करे, गर्म रूम में जाए या फिर इन सब चीज में उसको सबसे ज्यादा एग्रावेशन होने लग जाता है। नेट्रम कार्ब का भी ड्राई स्किन है, बट इसमें प्रोफ्यूज स्वेटिंग रहती है, ठीक है, वो अगर थोड़ी सी भी एक्सरसाइज करेगा तो उसको प्रोफ्यूज स्वेटिंग रहेगा। वॉट्स उसके जो पिक्यूलियर है वो वॉट्स पेनफुल होते हैं, नॉर्मली वॉट्स हर किसी को पेनफुल नहीं होते, बट नेट्रम कार्ब के वॉट्स जो है वो बहुत पेनफुल है, वो इवन टच करने भी नहीं देगा। इसकी स्किन रफ रहती है और क्रैक्स थोड़े बहुत रहते हैं। नेट्रम म्यूर मिलियरी इरप्शंस होते हैं, यानी कि बहुत बारीक बारीक इरप्शंस होते हैं, और वो हर एक हेयर फॉलिकल पर आपको दिखेंगे, वैसे इरप्शंस होंगे, ठीक है, और उसमें ऐसा लगेगा कि हाँ कुछ चुमक सी हो रही है, उसमें ऐसा पेन आएगा, पूरे बॉडी पर रैशेस हो जाएंगे। इसमें नेल्स जो रहते हैं वो ड्राई रहते हैं, क्रैक्ड रहते हैं, और इसमें जो वॉट्स हमें मिलता है वो हमारा बेसिकली पाम्स ऑफ हैंड्स में मिलता है। एक क्वेश्चन मैंने एफबी पर देखा था, उसमें पूछा है कि किसी ने क्वेश्चन करा है कि उनका नेल्स बिटल है और ये सारी चीजें हैं, तो उसमें नेट्रम म्यूर जाएगा। नेट्रम फॉस इचिंग एग्रावेट आफ्टर गोइंग बेड। नेट्रम फॉस का पिक्यूलर है, जैसे ही वो बिस्तर पर जाएगा उसको लगेगा गर्माहट से, क्योंकि हीट से एग्रावेशन है, वैसे ही जैसे ही बेड पर जाएगा उसको इचिंग चालू हो जाएगी, और जो इसका एक्जिमा के जो सिक्रीशंस है वो हनी कलर का निकलेगा। नेट्रम सल्फ इचिंग पिंपल्स होती हैं, उसमें जलन सा होता है अगर स्क्रैच कर दें तो। एक्जिमा इसका मॉइस्ट होता है और उसमें से प्रोफ्यूजली ऊजिन कुछ ना कुछ निकलता रहता है। इसमें जो रहता है जैसे ही अपनी ड्रेस को चेंज करेगा वैसे ही इचिंग चालू हो जाएगी, स्पेशली इसकी जो इचिंग का एग्रावेशन है वो इवनिंग से नाइट तक है। वॉट्स लाइक रेज इरप्शन लम्प, इसमें वॉट एक्चुअली वॉट नहीं होता है, बट वॉट जैसा हमें इरप्शन पता चलता है वो रेड कलर के लम्प छोटे छोटे चीजें दिखेंगी, बट ये चीज नहीं है, वॉट्स अलग होता है और इरप्शंस फिर अलग होते हैं, तो हमें वो चीज रूल आउट करना है। नेक्स्ट स्लाइड मैम। फीमेल भी बहुत प्रोमिनेंट है इसमें। फीमेल के सबसे ज्यादा अगर जानी जाती है तो फीमेल का सबसे ज्यादा, अगर हम नेट्रम म्यूर की बात करें तो नेट्रम म्यूर की जो पर्सनालिटी होती है वो एक तरीके से बॉब कट हेयर्स होता है, उसको लगता है कि बाल थोड़े से ही बढ़ जाए तो हमें दिक्कत होने लग जाएगी, और उसका मैनिश लुक होता है। बहुत अच्छी रेमेडी है, बहुत अच्छा वर्क करती है। तो हम देखते हैं नेट्रम कार्ब में कैसा है। प्रेशर रहता है उसको हाइपोगैस्ट्रियम रीजन में, जैसे कि कुछ चीज बाहर आ जाए। इसमें नेट्रम ग्रुप में बियरिंग डाउन सेंसेशन रहता है, मार्क्ड है ये भी, और बियरिंग डाउन सेंसेशन में उसको ऐसा फील होता है कि कहीं मेंसेस तो नहीं आ जाएंगे, नेट्रम कार्ब की बात कर रही हूँ, और इसका जो लुक एरिया होता है वो थिक येलो प्रोफ्यूज होता है। नेट्रम म्यूर सेम बियरिंग डाउन सेंसेशन होता है, और उसको ऐसी सेंसेशन हर मॉर्निंग आती है,
जैसी उठेगी उसको ऐसा लगेगा कि हाँ उसके बियरिंग डाउन में कि जेनाइटल्स में कुछ आ गया, तो वो बैठ जाएगी चुपचाप। क्यों? उसको ऐसा लगेगा कुछ चीज बाहर ना आ जाए, तो उसको प्रोलैप्स का डर रहता है, तो वो अब आराम से उठेगी, बैठ जाएगी। ठीक, इसमें सबसे ज्यादा हम लोग अगर देखते हैं तो स्कूल गोइंग हेडेक भी है। तो स्कूल गोइंग हेडेक में अगर हम बात करें तो मेंसेस पर भी अफेक्ट करता है। जो फर्स्ट मेंसेस उसको होते हैं तो उसको बहुत डिफिकल्ट से होते हैं, या तो अगर एक बार स्पॉटिंग हो जाएगी फिर वापस होगा, या फिर एक बार होके एक ही दिन होके फिर 1 साल तक नहीं होगा। इसका जो हेडेक है वो हेडेक तीनों फेजेस में रहता है, बिफोर मेंसेस, ड्यूरिंग मेंसेस एंड आफ्टर मेंसेस। इसका जो लुकोरिया का करेक्टर है वो एक्रीड ग्रीन रहता है और स्पेशली बढ़ जाता है जैसे वो वॉक करना स्टार्ट करती है। नेट्रम फॉस की अगर हम बात करें तो इस नेट्रम फॉस का एक पिक्यूलियर उसमें है कि इसके जो फीट हैं वो बिल्कुल ही ठंडे महसूस होंगे ड्यूरिंग मेंसेस है ये, और जैसे ही बेड पर जाएगी उसको बहुत गर्म सा महसूस होने लग जाएगा पैरों में, ऐसा लगेगा कि पता नहीं क्या रख दिया हो। और इसका जो हेडेक होता है वो आफ्टर मेंसेस रहेगा, बिफोर ड्यूरिंग नहीं है। लुकोरिया इसका है क्रीमी और हनी कलर्ड का होता है, ठीक है, सोर स्मेलिंग के साथ है, एक्रीड है और वाटरी डिस्चार्ज है। नेट्रम सल्फ की बात करें, नेट्रम सल्फ में जैसे हम लोग सल्फर की भी बात करते हैं तो सल्फर का जीआईटी बहुत अच्छा है। तो सल्फर में जीआई अगर हम बात करें तो कॉन्स्टिपेटेड रहता है वो। वैसे ही नेट्रम अगर जुड़ जाता है तो उसमें एक तो बहुत पेनफुल स्टूल रहता है या फिर सप्रेस्ड स्टूल रहता है, या जो उसकी फेसेस होते हैं वो बहुत हार्ड होते हैं। इसका हेडेक ड्यूरिंग मेंसेस होता है और लुकोरिया एक्रीड और कोरोसिव होता है। नेक्स्ट स्लाइड में मैम नेक्स्ट, ओके, ओवर टू यू मैम। ओह सॉरी, फीवर, हाँ, नेट्रम ग्रुप का सबसे अच्छा फीवर भी कवर करता है। जैसे हमारे सेल्स में बिल्कुल आयंस एक्सचेंज नहीं होते, तो उसकी वजह से भी हमारा फीवर का कहीं ना कहीं रहता है। तो इंटरमीडिएट फीवर बहुत कॉमन है और बहुत अच्छा वर्क करती है। तो लेट्स टेक नेट्रम आर्स में कैसा है, पेशेंट बहुत चिली है, ठीक है, इतना चिली है कि वो जाएगा और एक आंख के पास जाके बैठ जाएगा अपने आप को रैप करके, बोलेगा कि हाँ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इसका जो स्किन होता है वो हॉट होता है, ड्राई होता है, जैसे हमने बात करी थी। और इसका जो सरफेस है यानी कि हथेली और हमारे जो सोल्स हैं वो ठंडे रहेंगे और उसमें थोड़ी सी नमी टाइप में सर्टेन रहेगी। नेट्रम का की बात करें तो हाथ ठंडे रहेंगे बट शीश जो है वो गर्म रहेगा, और इसको कभी भी ऐसा नहीं है कि फीवर के समय प्यास लगे, फीवर के समय पानी नहीं पीता। इसको जो फिट्स आएंगे, जो फीवर की शिवरिंग्स आएगा या फिर नॉर्मल जो शिवर या चिलीनेस का जो आएगा वो उस मॉर्निंग के समय होगा 3 से 4 के बजे। इसको प्रोफ्यूज स्वेटिंग होती है थोड़े से भी काम में। नेट्रम म्यूर को बहुत ज्यादा ही कंटिन्यू शिवरिंग रहती है, अगर एक बार उसको रहेगा तो बिल्कुल ही ठंडा लगेगा और फ्रिक्वेंटली बिल्कुल शिवर करेगा उसको। उसका जो चिलीनेस है वो बहुत प्रोमिनेंट है और चिलीनेस उसको अंदर की साइड में लगता है। अगर हम बात करें कि उसको चाहिए कि हाँ भाई अंदर की तरफ बिल्कुल इंटरनली बहुत अच्छा फील करूं तो मैं बहुत अच्छा रहूंगा, उसको इंटरनली उसको चाहिए कि हाँ थोड़ा नॉर्मल सर्कुलेशन रहे। इसमें भी इसके हाथ पैर ठंडे होते हैं और इसको जैसे ही फीवर आता है तो इसको गर्मी सा फेस पर या पूरी बॉडी में इंटरनली लगेगा। इसको भी फीवर के समय प्यास नहीं लगती है। नेट्रम फॉस की अगर हम बात करें तो चिली है, ठीक है, ड्यूरिंग मेंसेस चिली है ये,
ठीक है, और इसको चिलीनेस सबसे ज्यादा चेस्ट पर लगती है, चेस्ट पर उसको ठंडा लगेगा, बाकी जगह ऐसा लगेगा कि बाकी जगह उसको गर्म सा लग रहा है। उसको इतनी ज्यादा गर्मी सी लगती है कि वो सो भी नहीं पाता, और उसका जो माइंड है वो कॉन्स्टेंटली उस थॉट प्रोसेस में वर्क करता रहता है। नेट्रम सल्फ की अगर हम बात करें तो वो रात में उठ के बैठ जाता है, क्यों? उसको ठंडी लग रही होती है, उसको 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 ये कपकपाहट सी होती है, दांत उसको गिड़गिड़ाने लगते हैं, और इसको भी फीवर में प्यास नहीं लगती है। सुबह के टाइम में इसको पसीना होना शुरू हो जाएगा, और जैसे ही इसको ठंडी आनी शुरू होगी तो इसको माथे पर या हाथों में इसको गर्मी सी लगनी शुरू हो जाएगी। मैम, ओवर टू यू। Thank you, Dr. Nupur. Now let's talk about the general modalities of all the natrums as discussed by Dr. Nupur also. So general aggravation is from sunlight. There is aggravation from the heat of sun. They are worse when lying on left side. General aggravation is from 10 to 11 a.m. and there is aggravation from milk or the milk products. If we talk about the amelioration, they are better at sea salt, they are better at night. The tongue. In natrons, you will find this napped tongue. You can see the images. There is like koi naksha bana hua hai jeep par. There will be red insular patches there, and there is a sensation as if hair is there over the tongue. It can be like ringworm at the edges of natrum tongue or natrum tongue. So it is napped tongue you will find in natrums. Now the cases. There is one patient in this lockdown. He came to me. He's a photographer by profession, and he came to me on 2nd May 2021. The presenting complaints, it is an acute case, and the presenting complaints were fever with body ache since 2 to 3 days. The temperature was 99.8 degree Fahrenheit. There was cough with little or no expectoration. There is much difficulty in breathing, and this difficulty is when he cough. जब वो खांसी करता था तो उसके लिए सांस लेना मुश्किल हो जाता था, इतनी बुरी तरह उसको खांसी होती थी. With cough, there is pain in chest, and whenever he coughs, he holds his chest. So these are the presenting complaint of the patient. Now in physical generals, I found his thirst was good with dryness of mouth. He drinks around 1 to 1.5 liter per day. Appetite was little low, decreased, and stool was satisfactory. Sleep disturbed since 2 to 3 months, but because it is an acute case और अभी acute problem के लिए आया था, so I didn't consider to get into that history for this disturbed sleep. Mouth, there was a bitter taste in mouth. The remedy given was a natron sulf. So natron sulf in these days, it is a wonderful remedy for the respiratory complaints or for GI complaints too. In this case, the thing is little cough with little expectoration, or the cough is loose and there is pain in chest while he cough. There is shortness of breath during coughing. So this symptom, the patient holds his chest. This is found in many remedies.
but I chose natrum because of there is bitter taste in mouth and this chest holding during coughing, there is shortness of breath. When we compare it with Bryennia, this symptom holding chest while coughing is there in Bryennia, Drosera. But in Bryennia, there is totally dry cough, complete dryness. The thirst in Bryennia patient is very high, large quantity at long intervals for cold water. Bryennia patient is constipated and here the stools were satisfactory. So I didn't go with Bryennia. And Drosera, there is nocturnal cough. There's aggravation night. There is fever-like sensation in the throat. There is much gagging and vomiting with cough. So I chose Natrum Sulf 30 for this patient and it works wonderfully. Within 3 days, he recovered with Natrum Sulf 30. Other case for this, it is a case, second case is case for of a long COVID. He was previously COVID positive. Now the patient, aged 35 years, he, on the telephonic conversation, narrated his complaint as cough with little expectoration. The character of leg was white and slimy. There is slight pain in the chest on coughing, the same symptom, the pain in chest on coughing. And there is dryness or irritation in throat. On investigating further, it is found that they are taking lot of steam which is not required and they are taking it for a long time. So this dryness or irritation in throat, that can be because of that over steaming. There was ghabrahat, anxiety was there, weakness with restlessness. The patient also have taken medicines, the modern medicines, or he has already taken steroids. And there were loose stools 3-4 times per day and there is great rumbling in stomach. So there's gurgur in stomach and he said, ma'am, सबसे ज़्यादा he was जो परेशान था वो उस गुरगुर से था because he was constantly telling his symptoms, ma'am ये हो रहा है, ये ठीक हो जाएगा ना. And it is more during in morning. The body temperature still persists. He was found negative, RT-PCR was negative, but the body temperature still persists between 99 to 100 degree Fahrenheit. Thirst was decreased, appetite was good, and stool, as I told you, there were loose stools 3 to 4 times, and he has to rush to the closet in the morning. Stool was yellow brown in color. There is much rumbling in the stomach. And more important thing, stool में जो ये has to rush to the closet in morning. ये जो symptom था ये काफी peculiar था and we have to differentiate remedies. If we want to differentiate now sulfur में भी इस तरह की sensation आती है. There is urging and patient has to rush to the closet in the morning, but while in bed. तो बेड में होता है तब भी उसको ये फीलिंग आनी शुरू हो जाती है and then he have to rush, he can't wait. But in Bryennia and in Natrum Sulf, this rumbling, this rush to the closet, this urging, is after he begins to move. Bed se khada ho gaya and whenever on the beginning of that motion, he will feel this sensation and he has to rush. So it was there in this patient. The tongue was found to be coated yellow and white with irregular patches, as we saw in Natrums. So here also I chose Natrum Sulf 30, and it is proved beneficial to me in my cases who are suffering with this virus or with the flu, you can say. So I have experienced a wonderful
results from this remedy in the respiratory or in the GI cases with natrum surf 30. Then the next case is of a patient. This is a case of hyperacidity, and the patient was 56 years old. He came to me 15 days back, and there's burning sensation in chest and throat, aggravation from tea. And he was suffering since 1 year. Phlegm, there was cough and it was greenish in color. There is aggravation from cold things. जब भी कुछ ठंडा लेना है तो उसको कफ आ जाता था, उनको कफ आ जाता था, and there was much flatulence. There is pain in knee joints which aggravate after taking cold things. But there is desire for cold things. He likes cold things. Appetite was increased. Thirst was good, 3 to 4 liter per day. You can say increased. Stool was satisfactory, but can't wait for long. Has to rush to the closet. And sleep was sound. Perspiration was little offensive. Thermals, the patient was chilly. Desires for cold things, and the tongue was found to be coated white thick. Mentals, he was found to be irritable. And in this case also, I was thinking for, because there is burning, there is aggravation from tea, and there is greenish, mainly burning, the hyperacidity, the greenish phlegm, and the desire for cold things, and the patient was chilly. So I gave him, he had a history of cholecystectomy 2 years back. On examination, he was found to be hypertensive little, 140 by 100 BP was there, and I gave in this case natrum phos 30 BD, and it was a case one week back. He came to me, and today only I just took the follow up, and he is doing very well with this remedy natrum phos 30, and he is improved by 70 to 80% in just 1 week with this remedy. There is one more case. This is a case of infertility. An obese, fair-skinned lady, aged 28 years, came to me for the treatment of infertility. It was secondary infertility on 15th November 2020. The presenting complaints were irregular menses since 1 year, as she was the diagnosed case of PCOS. Associated complaints were gastric disturbances were there with frequent sore eructations, headache in the temple region, which is aggravated from sunlight, mental exhaustion, and there is pain in calves, aggravation from rest, and amelioration from motion. There is easy spraining of ankles when walking. बार बार चलते वक्त पैर जो एंकल था वो स्प्रेन हो जाता था वहां पे. In physical generals, desires were for spicy food, aversion to milk and milk products. Stool was 2 times per day. It was satisfactory. Dreams of snakes were there. There is perspiration, which is more around head and neck. Tongue was white coated with bluish discoloration. Thermals were chilly. She was a chilly patient. Menstrual history, she had her menses on 13th July 2020, and it was long ago he had her menses, and duration was 3 days. The flow was normal, bright red in color with like little clots. No other associated complaints were there. In the obstetric history, it was only a 1 girl child was there, and it was delivered through cesarean in 2014.
in the mental journals, I found she looks very melancholic. She was sad. She's nervous, and irritability is there on slightest trifles. She was reserved kind of lady, and there was suppressed anger, weeps when alone, likes to be alone. The consolation aggravates, aversion to tight clothing. She was pessimistic, negative about everything, and she was lazy. There is aversion to exercise. In the past history, I found that there was one miscarriage, history of miscarriage in Feb 2020 in the third month. And because she has bleeding for a long time, so after she undergo DNC, and after that, this complaint of irregular menstruation started. Previously, it was regular, but after DNC, this complaint started. So anybody guess the remedy? And we have suggestions like Natramur and Netramars. Hello. Okay. Yeah, you're right. But on repertorization, I also found this remedy, Natramur, which is scoring the highest marks when I repertorized the case, and when I took all the symptoms like late menses, it is covering late menses, sour irritations, headache in temples on exposure to sun. It is covering headache from mental exertion. It is there, pain in calf on motion, uh, and for obesity, it is there. For aversion to milk, it is covering this green snakes, perspiration, scalp, and mouth discoloration, bluish white discoloration on the tongue, aversion to company, consolation aggravates, weeping, tearful mood when alone, and irritability and indolence, aversion to work. It is covering all the symptoms. It is the top grade remedy. When I repertorize the case, it comes. But the other remedies were sepia, pulsatilla, calcarea, lycopsilicium. So generally we go with this repertorization, but in this case, if you see, if you have heard it, abhi maine bataya, the patient was chilly. The patient has weak ankles. There is easy spraining of ankles when walking, right? So on complete analysis, I go with there is Natramur, there is sepia, pulsatilla, and calcarea. But in this case, instead of choosing Natramur, I chose Natrum Carb 200, and I gave this remedy in single dose, followed by SL. With this single dose, on 26th November 2020, she came back to me, menses not occurred yet, but the pain in legs was much better. There is no headache, gastric issues are also relieved. So because there is little improvement, I know menses were not happen, but because she is in general, she was doing better. So I thought of not changing the remedy, and I gave placebo again. Now the next follow-up on 6th December 2020, menses abhi bhi nahi hue,
बट शी इज बेटर इन जनरल. उसका जो काफ का पेन था बहुत ज्यादा था उस टाइम जब वो फर्स्ट टाइम मेरे पास आई थी, बट नाउ शी इज वेरी मच, शी इज बेटर. बट मेंसेस नहीं हुए, और उसको आप ये लगा लो जुलाई में मेंसेस हुए थे इन 2020. सो अभी 6 मंथ्स होने वाले थे, तो 6 मंथ्स होने वाले थे. सो आई थॉट ऑफ कि अब और डिले आई थिंक मुझे नहीं करना चाहिए. देन आई गो, I select the higher potency of natrum carb 1m followed by placebo. And on 13th December 2020, when the follow-up was taken, she got menses after this dose, natrum carb 1m. She got menses the next day. She get her menses the next day, the very next day, and they were quite normal. The duration was 5 days. Flow was dark red in color with few clots, and there was no associated complaint. But she came to me for menses तो हो गए, चलो एक टेंशन हटी. But she came to me for her secondary infertility because वो conceive नहीं कर पा रही थी. So during this follow-up, I just counseled her regarding the fertility period and all. And after few days, on 17th January 2021, because her menses skipped, and she tested on 17th January, and the pregnancy test came positive. So this was the result of natrum carb 1m single dose. And now she is enjoying her pregnancy period. So thank you so much. This is all about today. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, Dr. Nupur, for sharing such a valuable lecture. I have one more slide. Yes, one more slide is there. Sorry. There are some clinical experiences, and I took these symptoms like weak ankles and easy spraining. Natrum carb is the wonderful remedy for this symptom. When there is delayed walking and talking, natrum mule works wonders. As Dr. Nupur told you when she was describing skin. So what's on palms of hands? Natrum mule was there, but what's on palms of hands when sore to touch? So you can think of natrum carb. Natrum mule is a wonderful remedy for painful hamstring feels short. When there is pain in your in the calves or the knee, the back of knee, then you can give natrum mule is a wonderful remedy for that. And one more symptom: lips and corners of the mouth dry, cracked, and ulcerated. Ulcerated or cracked lower lip is a very specific and peculiar symptom of natrum mule. We found this symptom, cracks of mouth at the sides of mouth, dry, cracked mucous membrane at the side of mouth. We found this symptom in Kondurango also. And this dryness or cracked, ulcerated skin or the mucous membrane, this is also we can found in acid nitric. But there is in association with that, we can also find there is fissure, cracked mucous membrane fissure, and which is bleeding. So we can think of acid nitric in those cases. We have this dryness, cracked, ulcerated things in graphitis also, but in graphitis we can find that in both mouth and anus. And it is more eczematous. The eruption were eczematous, or they were eruptions. So it is one of the symptoms. Lower lip cracked, it is one of the specific peculiar symptom of natrum mule. There is one more symptom I found, and I think in nowadays it can be helpful, like bitter taste in mouth, loss of taste. This is in natrum mule. Bitter taste in mouth हमें pulsatilla में भी मिलता है with loss of taste, but
पल्सटिला में क्या है, there was thirstlessness with dry tongue. The tongue will be dry and there is thirstless. Pulsatilla patient will be thirstless. With this bitter taste in mouth, loss of taste, you can think of pulsatilla in those cases. But if there is bitter taste in mouth, loss of taste, and there is dryness of mouth, there is feeling, there is sense of dryness, but no actual dryness was there, then you can think of natrum mute. When there is feeling of dryness, but the mouth is not dry and there is loss of taste, you can think of natrum mute in that case. And one more remedy for loss of taste was the mag mute, loss of taste and loss of smell, mag mute. But it happened, this loss of taste and smell happened when the patient has coryza in past, then it can be MACD. So these are few clinical tips I found in our literature. And regarding the eruptions of natrums, they always appear on the edges of your hair. जब भी eruptions होंगे, mostly they will be in the edges of hair. जहाँ से हेयर शुरू हो रहे हैं वहाँ के एजेस में, इधर होंगे, यहाँ पे जो है यहाँ होंगे, तो they always on the edges in natrums. This is all about today, and thank you so much for your patience listening. I hope कि कुछ मैं बता पाई होगी. Thank you so much. Thank you, Dr. Shweta. Thank you, Dr. Nupur, for such a wonderful lecture. And here are a few questions. मैं आपको बताती हूँ. I would like you to answer them. So here's a question from Dr. Dimple. She wishes to know about difference between pulsatilla and natrum weeping. Okay. So pulsatilla patient जो मैंने जैसे बताया कि she'll cry, हर छोटी छोटी बातों पे she'll cry, and she'll easily cry in front of you or in the chamber of the physician. So she cry on every slight trigger. But natrum mute, she won't try. She don't like to cry in front of the physician or in front of anybody. She will cry in solitude. अकेले चला जाएगा, अलग चला जाएगा, तब वो रोएगा. आपके सामने he will avoid. Thank you, ma'am. Next question is from Dr. Chetra. Injury, is it mental injury? I guess she wishes to know about those injuries we were talking about. इंजरी मेंटल इंजरी भी होती है. अगर आप किसी चीज को बार बार हिट करते रहेंगे तो वो कहीं ना कहीं हमारे इमोशंस पर हिट होता है, और जहाँ इमोशंस अगर आ जाते हैं वहाँ बहुत डीप बरिड रहता है, लाइक सप्रेस एंगर, सप्रेस इमोशंस, तो वो भी एक इंजरी है. जब हम बार बार किसी चीज को हिट करेंगे, हमारी बॉडी इतनी तो नहीं होती कि हम उसको कोप अप कर लें, तो वो इंजरी मेंटल इंजरी भी होती है. Okay, thank you, Dr. Nupur. Next question is from Dr. Krishna. This question is quite unclear for me as well. Natrum carb warts is party में specific है. Please, I will request you, Dr. Krishna, to make it clear, or you may unmute yourself and ask your question directly. I'm sorry, I'm not able to understand this question. Dr. Krishna? Are you there? I think You may I have please. answered this query. नेट्रम का कहीं पर भी रहेगा वॉट, वो
स्पेसिफिक नहीं है कहीं पर भी, बट वो कहीं पर भी बॉडी पर रहे तो वो बहुत पेनफुल रहेगा। पेनफुल वॉट है, जैसे नेट्रम म्यूर में हमारे पाम्स एंड सोल पर है, इवन लिप्स पर भी है। अगर हम बुक्स उठा के देखें या फिर हम काफी लिटरेचर देखेंगे तो उसमें लिप्स पर भी दे रखा है, और बॉडी में कहीं पर भी हो तो अगर आपका कॉन्स्टिट्यूशन वाइज जा रहा है और वो पेनफुल है तो यू कैन प्रिस्क्राइब नेट्रम का। Thank you, Dr. Nupur. Next question is from Dr. Alam Bakshi. He writes, if legs and feet remain cold, comes in it, does that comes in it? I guess natrum, I guess he wishes to ask that natrum group covers feet and legs cold. इसमें जो था वो हमारा केवल सरफेस के ऊपर है, सरफेस स्पेशली हमारे पाम्स एंड सोल पर है नेट्रम ग्रुप का। Okay, so next question is from Dr. Samiran Sarkar for Dr. Shweta. How we understand that the patient is irritable in our chamber in the first sitting? मैं पहले डॉक्टर कृष्णा ने ये जो वार्ड्स वाला क्वेश्चन पूछा है पार्ट स्पेसिफिक नैट्रम कार्ड के बारे में, तो इट इज ऑन द पाम्स ऑफ हैंड्स, मैंने अभी बताया। और बट द डिफरेंस बिटवीन नैट्रम म्यूर एंड नैट्रम कार्ब इज द नैट्रम कार्ब के जो वार्ड्स होंगे वो बहुत सोर टू टच होंगे, दे वर सोर। द स्पेसिफिक पार्ट इज पाम्स ऑफ हैंड्स, right? And regarding irritability आप फर्स्ट मीटिंग में इफ यू वांट टू जज तो आपको जो भी अटेंडेंस है यू हैव टू इंक्वायर द अटेंडेंस एंड एज वेल एज जो उनकी लाइफ हिस्ट्री है, लाइफ इवेंट्स हैं, जब आप उनके बारे में बात करते हैं तो इट कम्स समटाइम्स पेशेंट इरिटेबिलिटी कैसे आ जाता है कि आप उनसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं एंड दे आर मोनोसाइलेबल, जैसे कि मैंने बोला कि एक वर्ड में आंसर करना पसंद करते हैं, वो आई कांटेक्ट नहीं बनाएंगे। तो आप जब उनको पूछेंगे, बिकॉज आपको तो समटाइम्स इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, तो कुछ तो चाहिए प्रिस्क्राइब करने के लिए, एंड व्हेन यू आस्क तो वो उसी टाइम पे वो उनका जो बिहेवियर होता है ना, वो आपको वो चेंज दिख जाता है, वो इरिटेबिलिटी, वो रूडनेस, वो आपको वहां पे कहीं ना कहीं शो कर देते हैं। अदरवाइज यू हैव टू गो इनटू सम लाइफ इवेंट्स, कि अगर गुस्से के बारे में आप पूछ भी रहे हैं तो यू हैव टू आस्क कि कहाँ कैसे आता है, किन बातों पे आता है, रिएक्शन क्या होता है, तो उस वो सब पूछकर, वो सब जानकर आप ये जज कर सकते हैं। दिस इज बेसिकली डिपेंड्स अपॉन द एनालिसिस। Thank you, Dr. Shweta. Next question is from Dr. Chandra. Please tell how to repeat medicines in case of fever. Okay, fever, Dr. Nupur, you want to answer? फीवर में रिपीटेशंस होते हैं क्योंकि एक्यूट कंडीशन में एज पर लिटरेचर जो हमने देखा है और डॉक्टर हैनेमन ने भी बोला है कि एक्यूट कंडीशंस में रिपीटेशंस होते हैं और वो लोअर पोटेंसी में ही रहेगा, आइदर 30 या फिर 12 में, तो आप रिपीट कर सकते हो। और अगर हायर पोटेंसी दे रहे हो तो रिपीटेशंस की कहीं जरूरत नहीं होगी। खैर वो तो डिपेंड करता है केस के ऊपर, मैम आप अच्छे से बताओगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। It depends के I have repeated in the case of natrum sulf, I gave the medicine thrice a day, 3 times a day in that. और अगर जरूरी होता आई वॉज ऑन उनके मतलब प्रॉपर कोऑर्डिनेशन, मतलब था ऐसा था कि उनको बोला हुआ था यू कैन कॉल मी एनी टाइम, और जैसे भी कंडीशन है उस हिसाब से आपने 3 times a day स्टार्टिंग में बोला है, यू कैन इवन गिव दैट रेमेडी वी आर गिविंग इन 30, यू कैन इवन रिपीट इन 2 hours, और यू कैन इंक्रीज द रिपीटिशन as per the condition of the patient. अगर वहां जरूरत होती तो मैं 4 बार भी दे देती हूँ, 3 times भी दे देती हूँ। इट वॉज एन एक्यूट केस और वो डिपेंड करता है कि कंडीशन की पेशेंट की कंडीशन क्या है।
तो उस टाइम पे यू हैव टू जज, और इट इज एन एक्सपीरियंस, वो एक्सपीरियंस के साथ ही आता है. अगर एक्यूट केसेस में वी नीड फ्रीक्वेंट रिपीटिशन, वाइल इन क्रॉनिक केसेस हम 30 को भी होल्ड कर सकते हैं फॉर अ मंथ अगर बेटर हो रहा है. तो दिस इज द डिफरेंस. एक्यूट केसेस में वी नीड रिपीटिशंस, बट ऐसा भी जरूरी नहीं है कि हर एक केस में वी नीड रिपीटिशन. समटाइम्स एक्यूट केस में भी, सिंगल डोज में भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं. सो इट बेसिकली डिपेंड्स अपॉन द कंडीशन ऑफ द पेशेंट. देन आप अपने पेशेंट के साथ जुड़े रहिए तो आपको ये रिपीटिशन करने में आसानी होगी. Thank you, Dr. Shweta. Next question is from Dr. Deep Mala. If there's no pain in warts and neck region, which medicine is prescribed except Thuja and nitric acid? कॉस्टिकम वर्क्स वेल. नेक रीजन में कहाँ पर है, बियर्ड एरिया पे है या फिर बैक ऑफ नेक है, वो सारा देख के. एंड काफी अच्छे है, कॉस्टिकम का अच्छा वर्क है. कॉस्टिकम हो गया, कैलकेरिया ग्रुप का हो गया. Thank you, Dr. Nupur. Let me check for next more questions if there are any. Okay, so last question is from Dr. Chandramukhi. How you have repeated in case of natrum sulf 30? Dr. Shweta. हाँ, वो मैं आंसर कर चुकी हूँ डॉक्टर साक्षी. Okay, so should we select high potency or low in case of fever in children? वैसे देखा जाए तो चिल्ड्रंस के केसेस में हमें हाई पोटेंसी सिलेक्शन का एडवाइस किया गया है, या इट डिपेंड्स ऑन द ससेप्टेबिलिटी ऑफ द पेशेंट. इट डिपेंड्स अपॉन व्हाट इज फ्रॉम व्हाट द पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम. सो ऐसा स्पेसिफिक फीवर के केसेस में यू कैन गिव 30. आपको एक सेफ पोटेंसी अगर यूज करनी है तो मेरे लिए मेरे एक्सपीरियंस ये है, आई गो विद 30. सो फीवर के केस हो चाहे कोई और भी केस हो, आई यूजुअली स्टार्ट माय केस विद 30 पोटेंसी, whether it is for children or for adults. Okay. Thank you, Dr. Shweta. Is there any more question from any of the learner? You may please write it down here in the chat section. I guess no more questions. Now I would And request, we yeah. have our lecture on webinar on what. So anybody who is interested to know about WATs, they can see that on our YouTube channel. Yeah, the link is there. Yes. Okay, so I would now request our President Sir, Dr. Vaising Sir, to present vote of thanks to both our speakers. डॉक्टर साक्षी भी डॉक्टर दीपक शर्मा है क्या? हाँ जी सर, तो मीटिंग में है सर. डॉक्टर दीपक शर्मा को बोलिए, वो अभी जो हमारी वैकेंट पोस्ट है ना, तो जी. उनके बारे में बताएंगे कुछ, उसके बाद में कराना वोट ऑफ थैंक्स. थैंक यू सर. देखिए, जैसा आपने अभी सभी लोगों को बताया कि हमारे पास अभी 3 वैकेंट पोस्ट हैं. नंबर 1 तो ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी की, और दूसरा स्टूडेंट कोऑर्डिनेटर की, और एक एग्जीक्यूटिव मेंबर की. तो इनके लिए जो टर्म एंड कंडीशन है जो हमारे बायलॉज में है, उसके हिसाब से आपको डीएचएमए का एक रेगुलर मेंबर होना चाहिए, कम से कम 2 साल पुराना, और एक्टिवली पार्टिसिपेशंस होना चाहिए. हालांकि जो भी डिसीजन होंगे वो कोर कमेटी के मान्य होंगे. तो जो लोग भी अपना नाम देना चाहते हैं वो अपना पूरा नाम और डीएचएमए की आईडी नंबर, जो भी आपके पास हमने डीएचएमए की एक आईडी अलॉट करी होगी, वो मुझे या प्रेजेंट सर को भेज सकते हैं, या 9711153617 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, जो हमारा ऑफिशियल नंबर है. और इसके रिगार्डिंग जो भी हमारे पास एप्लीकेशंस आएंगी, उनके जो डिसीजंस होंगे वो जैसा सर ने भी बोला है और मैं भी बता रहा हूँ कि कोर कमेटी के डिसीजन के बाद ही फाइनल होंगे. ये ज़रूरी नहीं है कि हर एक एप्लीकेशन को एक्सेप्ट किया जाएगा, और ये डिसीजंस हैं. तो मैं चाहता हूँ कि जो भी नॉमिनेशन के लिए फाइल करना चाहता है, जो भी अपने नाम देना चाहता है इन पोस्टों के लिए,
बस एक रिक्वेस्ट है कि जो लोग भी नाम दें वो काम करें। ऐसा ना हो कि सिर्फ पोस्ट पाने के लिए बहुत सारे लोग ऐसा आ जाते हैं जो काम नहीं कर पाते हैं या जिनके पास टाइम नहीं होता है। तो प्लीज़ अगर जो लोग इंटरेस्टेड हों वो अपना नाम ज़रूर दें। मुझे या प्रेसिडेंट सर को आप व्हाट्सअप या ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल है dhmadelhi@gmail.com। थैंक यू सर। तो मैं चाहूंगा हमारे पैटर्न सर के भी 2 शब्द सुने। डॉक्टर वीपी सिंह प्लीज। जी सर। तो पहले तो मैं आज की मीटिंग के लिए सभी का आभार व्यक्त करता हूं। दूसरी बात यह है कि आज का जो लेक्चर डॉक्टर दीपक शर्मा की अगुवाई में इनकी जो टीम ने जो आज नेट्रम ग्रुप को लेकर के बताया है, वाकई बहुत ही प्रशंसनीय आज का लेक्चर रहा है। और श्वेता ने जो आज पढ़ाया हम लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया है। और नूपुर को थोड़ा सुधार की ज़रूरत है इसमें। तो नूपुर अगर श्वेता के संपर्क में रहेंगी तो अच्छा रिजल्ट हमको आगे और मिलेगा। बहुत अच्छा रहा आज का लेक्चर, बहुत बढ़िया रहा। मैं अपने दोनों स्पीकर्स की बहुत प्रशंसा करता हूं और आप सभी को धन्यवाद देता हूं। थैंक यू सर। मैं चाहता हूँ वोट ऑफ थैंक्स से पहले डॉक्टर गरिमा जिंदल जो पिछले क्विजेज हैं उनके जो विनर्स हैं उनका भी अनाउंसमेंट कर दें, तो उनके सर्टिफिकेट भी हम लोग यहीं दे देंगे। और बाकी दोनों के जो स्पीकर के सर्टिफिकेट हैं वो प्रेसिडेंट सर के हाथों बाद में देंगे। पहले डॉक्टर गरिमा से रिक्वेस्ट है कि वो दोनों विनर्स के नाम हमें बताएं ताकि जो लोग भी वेट कर रहे हैं वो समझें कि हमारी क्विज का क्या महत्व है। डॉक्टर गरिमा। गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो अभी आज हम 3 मंथ्स की क्विजेस अनाउंस करेंगे रिजल्ट्स। तो हमारे मार्च एंड अप्रैल मंथ के जो क्विज के विनर हैं फिटफुल सीरीज के वो सेम है, डॉक्टर डिम्पल बिश्नोई। सो आई कंग्रेचुलेट हर फॉर this, and for the May month we have Dr. Anjali Rai. So please have presentation. डॉक्टर डिम्पल बिश्नोई अगर यहाँ पर हैं तो प्लीज़ अपनी वीडियो ऑन करें और ताकि सब लोग आपको देख सकें और एक छोटा सा अपने बारे में एक इंट्रोडक्शन दें। हमें बताएं आप बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करती हैं DHMA में, तो प्लीज़ अगर आप यहाँ पर हैं तो अपनी वीडियो ऑन करिए। Hello. हेलो। Hello. Good evening, sir. गुड Good इवनिंग। evening, all doctors. जी गुड इवनिंग डॉक्टर डिम्पल। Thank you very much. And I am feeling very proud that I am the member of DHMA. और मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिला है। और आज तो कुछ ज़्यादा ही नेट्रम के लिए मेरे माइंड के अंदर काफ़ी डाउट्स थे, क्योंकि फीमेल्स ही आती हैं ज़्यादातर क्लिनिक के अंदर और उनको डिफरेंशिएट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आज काफ़ी डाउट क्लियर हुए हैं मेरे और बहुत ही मतलब अच्छा लगता है कि मैं DHMA के मेंबर्स हूँ। आई एम फ्रॉम बीकानेर and I do MD in Pedia from Shri Ganganagar Tantia College. Thank you everyone. Thank you all doctors. थैंक यू डॉक्टर डिम्पल। डॉक्टर अंजलि। डॉक्टर अंजलि राय अगर आप हैं तो आप भी अपनी प्लीज़ वीडियो ऑन करिए ताकि हम लोग आपको सुन पाएं। डॉक्टर गरिमा जब तक Hello. हेलो सर, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। सर अभी वीडियो ऑन, मैं बाहर हूँ। अच्छा कोई बात नहीं, आपकी आवाज़ आ रही है, बस आप अपने बारे में थोड़ा सा बताइए। सर आई एम 4th ईयर स्टूडेंट स्टडिंग एट NHMC दिल्ली। बस बहुत अच्छे अंजलि, बहुत अच्छा लगा। अगर वीडियो होती तो और भी अच्छा लगता है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन हम आप दोनों लोगों को हमारी तरफ से। डॉक्टर गरिमा मैं चाहता हूँ कि आप जितने भी लोग यहाँ पे सुन रहे हैं वो अपने क्विज के बारे में इनको जरूर बताइए और कहाँ से ये लोग भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं वो भी बताइए।
जी सर, पहले तो मैं अंजलि को कंग्रेचुलेट करना चाहती हूँ और आई एम वेरी हैप्पी दैट शी स्कोर्ड 100% इन द क्विज, इन द मे मंथ क्विज। का पूरा 100% रिजल्ट था। सो इट इज़ वेरी नाइस टू सी सच पार्टिसिपेशन। और मैं बाकी सब लिसनर्स से भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सब इस क्विज में एक्टिवली पार्टिसिपेट कीजिए। एवरी फ्राइडे 12 PM हम लोग इसका लिंक जनरेट करते हैं सारे ग्रुप्स पर और हमारे फेसबुक हैंडलर एंड इंस्टाग्राम हैंडल्स पर। तो वहाँ पर एक गूगल फॉर्म आता है, आप उस फॉर्म को फिल करके उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सो आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि आप लोग प्लीज इसको पार्टिसिपेट कीजिए, बहुत अच्छा रहेगा, हम लोगों की नॉलेज भी बढ़ेगी और अच्छा हम सीख पाएंगे इससे। थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर गरिमा। जी डॉक्टर साक्षी कंटिन्यू करिए प्लीज। सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी इफ यू कुड एनलाइटन अस विद टुडेज टॉपिक, कुछ आप प्लीज अपनी तरफ से कुछ बताइए। नहीं, जो कुछ बताया डॉक्टर श्वेता ने, डॉक्टर नुपुर ने, बिल्कुल सब कुछ पूरा हो गया। नेटवर्म के बारे में ऐसा कुछ इन्होंने छोड़ा ही नहीं। और क्योंकि मुझे पता है कि मेरे स्टूडेंट हैं और आप सब लोग मेरे साथ में हैं, तो बस सब कुछ बढ़िया लग रहा है सुन करके। और कोई दिक्कत नहीं, सभी कुछ बढ़िया। मतलब नेटवर्म ग्रुप के बारे में तो मुझे लगता है कि अगर हम लोग बोलना चाहें तो शायद पूरा दिन हो जाए तो भी नेटवर्म ग्रुप खत्म ना हो। और जहाँ तक बस मेरी रिक्वेस्ट है वो हर एक होम पेज से ये है कि जो भी नेटवर्म ग्रुप में सिर्फ नेटवर्म यूथ, नेटवर्म कार्ब, नेटवर्म आर्ट्स, नेटवर्म कॉस्ट तक टिके हुए हैं, ये उससे आगे बढ़ें। क्योंकि हो सकता है कि आपको कुछ सी एक सोसाइटी में या आपको सिर्फ आपके अपने इलाके में सब कुछ नेटवर्म ग्रुप के ही मेडिसिन, जैसे डॉक्टर नुपुर ने दिखाया था कि 65 से भी ज़्यादा कॉम्बिनेशन हैं नेटवर्म के, तो सिर्फ उसी में ही काम चल जाए, इसके अलावा कहीं जाने की जरूरत ही नहीं पड़े। और खासकर इस पेंडेमिक के बाद, अभी जैसे आप लोग पेंडेमिक के बाद जो पोस्ट कोविड केसेस देख रहे होंगे, उसमें नॉट नेटवर्म यूथ या नेटवर्म फर्स्ट 12x में बहुत अच्छा रोल अदा कर रही है, वीकनेस भी बहुत अच्छा कवर कर रही है। और एक ऐसी सोसाइटी डेवलप हो जाएगी जो शायद नेटवर्म ग्रुप से भरी हुई होगी। इसीलिए आज का ये नेटवर्म ग्रुप का जो लेक्चर है ये बहुत ज़रूरी है, इस पेंडेमिक के लिए भी बहुत ज़रूरी है। और जो पोस्ट कोविड सिम्टम्स आ रहे हैं, पोस्ट पेंडेमिक सिचुएशंस आएंगी, उसके लिए भी नेटवर्म ग्रुप को समझना बहुत ज़रूरी है। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो हमारी कॉमन मेडिसिन है इससे भी थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो नेटवर्म में ही सब कुछ आपको झलकने लगेगा। और नेटवर्म यूथ का आपने मोनोसिलेबाई का एक सबसे अच्छा उदाहरण दिया। और ये जरूरी नहीं, मैंने जब पढ़ता था तो मैंने जब से ये सुना कि भाई नेटवर्म यूथ कम बोलता है या सिंगल शब्द में बोलता है, ऐसा जरूरी नहीं है। आपको हो सकता है कि नेटवर्म यूथ बहुत ज़्यादा बोलता हुआ मिले, लेकिन जो अपनी पर्सनल चीज़ें हैं वो आपको ना बताए। तो ऐसी चीज़ें जो वो हिडन रखना चाहता है वो हमेशा इमोशनल प्लेन पर होंगी, या ऐसी डिसअपॉइंटमेंट्स, या जैसे अभी डॉक्टर साहब ने एक चीज़ शेयर करी थी रिजेक्शन वाली। तो एक वर्ड होता है रिजेक्शन और एक होता है डिजेक्शन, दोनों में थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है। तो नेटवर्म यूथ आपको अपना जो इमोशनल पार्ट है वो शायद कभी नहीं बताएगा। वो कभी ये नहीं बताएगा कि मेरा जो डिसअपॉइंटेड लव था वो कहाँ से था, या जो मैं किसके साथ एंगेज था या एंगेज थी। ऐसा शेयर करना नेटवर्म यूथ के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन अगर आप उसका साथ दोगे तो वो बहुत जल्दी से ही ओपन अप भी हो जाते हैं और आपको सब बताएंगे भी। बस आप में स्किल्स होने चाहिए। जैसा अभी एक क्वेश्चन आया था कि इरिटेबिलिटी का कैसे पता करेंगे, तो इरिटेबिलिटी एक ऑब्जर्वेशन है जो फिजिशियन की है, और ऑब्जर्वेशन हमेशा डिपेंड करती है कि स्किल कैसे हैं। ये जरूरी नहीं कि हमें, हो सकता है कि कई सारे विजिट में भी हमें नहीं पता लग पाता कि पेशेंट बहुत गुस्से वाला है। हमारे पास आते हैं पेशेंट जो हमें कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमें तो गुस्सा नहीं आता। तो जब तक हम अटेंडेंट से नहीं पूछेंगे, और आप खासकर ये एक चीज़ देखना कि जब भी आप कभी दो लोग आए होंगे, हस्बैंड वाइफ या कोई भी अटेंडेंट के साथ, और आप पेशेंट से पूछो कि आपको गुस्सा आता है कि नहीं, तो जैसे ही पेशेंट ज़्यादातर ये बोलते हैं कि मुझे तो गुस्सा नहीं आता, तो जो दूसरा अटेंडेंट होता है उसका एक्सप्रेशन एकदम बदल जाता है। अच्छा, तुम्हें गुस्सा नहीं आता? तो यहाँ से एक ऑब्जर्वेशन करना होता है कि आखिर हमें किस मोड़ पे जाना है और कहाँ तक हमें पहुँचना है। तो ये सब कुछ आपके एक्सपीरियंसेस पर और आपके स्किल पे डिपेंड करता है कि आप किसी को एक बार में जज कर पाते हैं या 2 बार में या 20 बार में। मैं ऐसा नहीं कहता कि जो जितने भी एक्सपर्ट हैं वो सब एक बार में जज कर लेते हैं। जितने भी एक्सपर्ट हैं वो भी हो सकता है कि 10वीं बार में या 20वीं बार में जाकर के जज करें। बहुत एक्सपर्ट है तो हो सकता है कि सिंगल शॉट में भी जज कर ले जाएँ। तो बस यही है मैं मेरी तरफ से तो नेटवर्क के बारे में। जी। Thank you, sir. Now I'll request Dr. Weising sir to
Okay, vote of thanks. मैं चाहता हूँ यदि यदि और भी कोई एग्जीक्यूटिव मेंबर हमारा 1-2 मिनट कुछ बोलना चाहे तो बोल सकता है। जी, ये मीटिंग सभी के लिए ओपन है। हमारे यहाँ सभी लोग बोलने के लिए बिल्कुल स्वतंत्र हैं। अगर कोई भी सजेशन देना चाहता है तो हमें चैट बॉक्स में लिखे और हम लोग उसकी वीडियो ऑन करने की परमिशन दे देंगे, या अपने आप ही कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी बोलना चाहें बोल सकते हैं। मैं चाहता हूँ डॉक्टर साक्षी आप पहले फेलिसिटेशन करा लीजिए प्रेसिडेंट सर से, दोनों स्पीकर्स का। डॉक्टर वाई सिंह सर, यस, प्लीज हमारे स्पीकर्स का फेलिसिटेशन आप कर दीजिए। तब तक कोई और अगर हमें बताएगा चैट बॉक्स में तो हम उन्हें रिक्वेस्ट करेंगे कुछ बोलने के लिए। ठीक है। डॉक्टर श्वेता सिंह को सबसे पहले दीजिए। जी, बहुत बहुत मुबारकबाद, कॉन्ग्रेचुलेसन डॉक्टर श्वेता सिंह। Thank you, sir. Thank you so much. अब डॉक्टर नूपुर। कॉन्ग्रेचुलेसन डॉक्टर नूपुर, अभी आई नहीं क्या? थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। कॉन्ग्रेचुलेशंस बोथ ऑफ यू। बहुत अच्छा लगा और मैं चाहता हूँ कि आप लोग ऐसे ही बढ़ते रहो। हालांकि आज डॉक्टर वीपी सिंह सर ने एक बात कही थी कि डॉक्टर नूपुर को सुधार की जरूरत है, और मुझे अच्छी तरह याद है ये शब्द आपने डॉक्टर श्वेता के लिए भी एक दिन कहे थे। और ये सब बढ़ते जा रहे हैं सर। और ये ये सिर्फ मुझे लगता है कि दिल्ली होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन की एक खास बात रही है, जो हमेशा न्यू कमर्स को हमेशा मौका देते हैं और सबको आगे बढ़ाने के लिए कोशिश करते हैं। डॉक्टर श्वेता सिंह ने भी अपना पहला लेक्चर DHMM में दिया था, आज डॉक्टर नूपुर ने दिया है, कल को कोई और देंगे, डॉक्टर साक्षी हैं, डॉक्टर गरिमा है। तो मैं चाहता हूँ सब लोग आगे बढ़ें और सब लोग होम्योपैथी के लिए काम करते रहें। मैं रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर साक्षी, और कोई बात रह गई है तो प्लीज ऐड करें, नहीं तो सर वोट ऑफ थैंक्स करें। कोई हमारे लिसनर कुछ बोलना चाहते हैं इस टॉपिक पे या कुछ भी और, तो प्लीज अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। एनीबॉडी? ठीक है, वोट ऑफ थैंक्स सर कराइए। आप, हाँ जी सर, प्लीज वोट ऑफ थैंक्स के लिए आप वाई सिंह सर। धन्यवाद। प्रस्ताव से पहले मैं अपने डॉक्टर डिम्पल बिश्नोई और डॉक्टर अंजलि राय को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ। वो हमारे पिटबुल फ्राइडे के विनर हैं। सबसे पहले आज के दोनों स्पीकर डॉक्टर श्वेता सिंह, डॉक्टर नूपुर का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही अच्छा लेक्चर दिया। और डॉक्टर नूपुर को मैं कहूँगा डॉक्टर हमारे पैटर्न सर डॉक्टर वीपी सिंह के शब्द हैं, उनको आशीर्वाद के रूप में लें। और वास्तव में डॉक्टर दीपक ने जो बात कही है ना कि 2 या 3 साल पहले डॉक्टर श्वेता के लिए ये बात कही थी, और आज देखिए कितना बदलाव आ गया है। और हम उम्मीद करेंगे 1-2 साल में आपके अंदर भी वही बदलाव आएगा जो डॉक्टर श्वेता में आया। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे पैटर्न सर का बहुत बहुत धन्यवाद, पूरा टाइम देते हैं और आपके संरक्षण में हम बहुत ही अच्छा प्रोग्राम कर पाते हैं। सारे मेंबर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे DHM में जितने मेंबर्स हैं आज जुड़े, और हमारे मेंबर्स के बाहर के भी कुछ डॉक्टर जुड़े हैं, उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और डॉक्टर साक्षी, आपने बहुत अच्छा आज होस्ट किया, बहुत बहुत धन्यवाद। और डॉक्टर दीपक शर्मा, आप सारे प्रोग्राम को बनाते हैं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू एवरीवन। इस मीटिंग को एंड करने से पहले मैं सब लोगों को, क्योंकि हम लोग आज फेसबुक पे भी लाइव हैं, तो सभी लोगों को बता दूं जो लोग होम्योपैथ नहीं है और इस शो को सुना है, तो प्लीज़ इस शो के दौरान जितनी भी मेडिसिन का यूज़ किया गया है या मेडिसिन के बारे में बताया गया है, ये सिर्फ एक एजुकेशनल प्रोग्राम है जो हम डॉक्टर्स के लिए हैं। कोई भी पेशेंट अपने आप इसमें से जानकारी लेकर के अपने आप मेडिसिन ना ले, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करे। और ये ज़रूरी है कि आप इस सोशल मीडिया के प्रोग्राम को सिर्फ एक एजुकेशन के प्रोग्राम तक ही सीमित रहने दें। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों को। नमस्कार। मीटिंग एंड करने की इजाज़त है सर। यस जी, थैंक यू सर।